So good morning, all of you. So as you all know, it's been a tumultuous year. We've been in the middle of a pandemic for over a year now, and right now we are in a particularly tough situation. We all now have people in our close circles who have been affected by the pandemic, and I'm sure all of us have questions regarding how to cope with it. There's a whole ocean of information out there on the pandemic on social media, which in fact has created a pandemic of its own rights, that of misinformation. So I now welcome you all to our attempt to obtain an authoritative view of the pandemic and its appropriate management at our level. We've invited Dr. Sameer Singhal, a senior pulmonologist, to give us a concise picture of appropriate management for COVID-19. We've received a few queries from our members that we have forwarded to Dr. Singhal. Dr. Singhal will answer these queries either during or after his presentation. In the meantime, if anybody else has any further questions to ask, you can please post the questions on the chat box so that we'll get the questions and we'll forward it to the speaker at the end of the lecture. So now, without taking any more of our time, I'll now transfer the screen to the heart and brain behind our group, Anil Jain uncle, to introduce the group. Over to you, Anil Jain uncle. Thank you everyone and welcome to each one of you. मेरा एक निवेदन रहेगा गौरव जी आपसे और जितने भी यहाँ पर पैनलिस्ट हैं और जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं कि एज फार एज पॉसिबल हम हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे मुझे नजर आ रहे हैं जिन लोगों के लिए थोड़ा इंग्लिश समझना मुश्किल भी हो सकता है और टेक्निकल सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में आप तो समझ जाएंगे, आप डॉक्टर हैं, लेकिन ये मुश्किल रहेगा। हम आम पेशेंट्स भी हैं इसमें से कुछ, जैसा मैंने पहले कहा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को आने वाले कल का मैनेजमेंट चाहिए। हुआ यूं था कि लास्ट ईयर अप्रैल में हम लोगों ने ये जेल वेलनेस एंड होम केयर ग्रुप बनाया और कुछ ऐसे इंतजामात किए कि हम लोगों को कहीं ऐसी कोई समस्या आती है तो उस समस्या को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो हमारे ग्रुप में हमारे योगेश भाई थे, हमारे मनोज जैन हैं इस मौजूद हैं, सुशील भाई थे और अनेक हमारे मेंबर्स हैं। शरद जी ने इस जिम्मेवारी को लिया और इस काम को यहाँ तक पहुँचाया। कुछ इसमें से कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आई इस बीच में, कुछ लोग कोविड पॉजिटिव भी हुए, कुछ लोगों को सिम्टम्स भी आए, लेकिन हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन आज जो समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हुई है वो समस्या पुरानी समस्याओं से डिफरेंट है। जो सब्जेक्ट है हमारा, जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, वो टॉपिक हमारा एक्चुअली स्टार्ट मैंने देखा तब होता है जब लोग कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 कोविड पॉजिटिव हो जाने के बाद में उनके चेस्ट में कंजेशन आ जाता है या उनका HRCT खराब हो जाता है। दैट इज द टाइम उनको समझ में नहीं आता क्या करना है। हॉस्पिटल्स में जाने की कोशिश करते हैं तो हॉस्पिटल्स में एंट्री नहीं मिलती और हॉस्पिटल्स में जब तक एंट्री मिलती है या HRCT वो करा पाते हैं तब तक वो चेस्ट डैमेज हो चुका होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन इज द रियल ट्रीटमेंट बिहाइंड दिस एंटायर डिजीज ऑफ टू बी नॉन एज कोविड। तो क्यों ना हम आज से ही वो लोग जो लोग पेशेंट हैं ऑलरेडी, जिन लोगों का पॉजिटिव नहीं भी आया है लेकिन उनका HRCT खराब हो गया है, वो लोग हॉस्पिटल में एंट्री नहीं पा पाते, और कुछ लोग जिन्होंने अभी तक कोई टेस्ट ही नहीं कराया है लेकिन सिम्टम्स ऐसे हैं और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आने लगी है। कंसंट्रेटर्स हमने लिए, हमने जो नेबुलाइजर्स लिए, हमने बहुत सारी चीजें ली, दवाइयां ली, दवाइयों का स्टॉक बना कर रखा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये आने वाले कल के लिए इनसफिशिएंट है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आज की स्थिति में एक व्यक्ति की नहीं आ रही है प्रॉब्लम, तो ये पूरी फैमिली की प्रॉब्लम होती है। इस पूरी की पूरी फैमिली को कैसे हैंडल करें फ्रॉम द टाइम व्हेन यू आर हेल्दी, व्हेन यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी, राइट फ्रॉम देन इसको कैसे मैनेज करें और किसको कैसे आगे लेकर जाएं। इस निवेदन के साथ हमने डॉक्टर सिंघल को अप्रोच किया। पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। इनका इंट्रोडक्शन अब भाई हमारे शरद जी देंगे और शरद जी के बाद में
मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आपको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम आप लीजिए। 5 या 10 मिनट के प्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा। आपको इस सब्जेक्ट को इस तरीके से होलिस्टिकली लेना होगा कि आने वाले कल में जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से किसी को कोई समस्या ना आए, और समस्या आए तो आपके पास उसका निवारण होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई एम हैंडिंग ओवर दिस माइक टू शरद जी, प्लीज। शरद जी, कैरी ऑन। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे को डॉक्टर सौरभ सिंघल जी को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर सौरभ सिंघल ने बड़ी ग्रेशियसली आज हमारे बीच आकर हमारी कोविड रिलेटेड समस्याओं को सुलझाने के लिए अपना समय निकाला है। डॉक्टर सौरभ सिंघल अभी डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन महर्षि मार्कंडेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में प्रोफेसर के पद पर पदासीन है। इन्होंने अपना एमडी क्वालिफाई किया था टीबी एंड चेस्ट में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर से 2004 में, और इसलिए इनका अभी 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है वेरियस मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाने का। इन्होंने 36 काफी रिसर्च भी करी है और 36 से ऊपर पब्लिकेशंस पब्लिश करी है नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस, टीबी और इंटरवेंशन पल्मोलॉजी के ऊपर। और इससे ज्यादा ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, एक समाज सेवी है, समाज की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि एक बहुत अच्छे व्यक्ति है और सही व्यक्ति है जो हमें एक सही राह इस समय में दिखा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर सिंघल कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे लिए ये प्रेजेंटेशन तैयार कर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर समीर, आपका माइक म्यूट पे है, तो अगर आप अनम्यूट कर लें प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अनिल जैन सर का, जो ग्रुप के सीनियर मेंबर हैं, योगेश अंकल का जिन्होंने मुझको इन्वॉल्व किया इस एस्टीम्ड ग्रुप में, डॉक्टर गौरव जैन, शरद जैन जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऑब्लाइव्ड हूँ कि आप लोगों ने मुझको ये मौका दिया कि मैं कुछ थोड़ा बहुत जो मुझको नॉलेज है इस बीमारी के बारे में आप लोगों से शेयर कर सकूं, और अगर मेरी नॉलेज या मेरा एक्सपीरियंस ग्रुप के लिए कोई हेल्प हो सकता है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कोई नहीं होगी। तो इस पर्पस की वजह से मैं इस ग्रुप से जुड़ा हूँ, और मेरा पर्पस भी यही है कि जो नॉलेज, जो फैक्ट्स हैं बीमारी के बारे में, अगर मैं उनको थोड़ा सा बता पाऊं, जिससे कि जो पैनिक की सिचुएशन हो रखी है हम सब लोगों के बीच में, एक्चुअली इस समय पूरी इंडिया पैनिक स्टेज से गुजर रही है, और इसमें जो है अपनी बीमारी का पैनिक तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा एक मेंटल पैनिक है। हर आदमी परेशान है कि अगर ये बीमारी हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे घर वालों को बीमारी हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मेरे वातावरण में बीमारी के जो वायरसेस हैं वो घूम रहे हैं, उनसे मैं कैसे अपना बचाव कर सकता हूँ, और मैं कैसे इस भंवर से, जो ये भंवर चल रहा है, इस भंवर से सुरक्षित निकल पाऊं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज पर ध्यान दें। तो मेरा आज पर्पस यही है। मैं आपके जो क्वेश्चंस थे उससे मुझको बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने वो क्वेश्चंस पढ़े, बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चंस थे सारे के सारे, और मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चंस हैं उन पे मैं जो भी विस्तार से जो फैक्ट्स हैं आज की तारीख में उनको मैं बता पाऊँ। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ग्रुप के सभी सीनियर मेंबर्स का, सभी मेंबर्स का जो ग्रुप में है। और मैं एक छोटा सा आपको डॉक्टर साहब आप बताना शुरू करें। डॉक्टर साहब टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, हम सब लोग डरे हुए हैं। आप कुछ ज्ञान की बात बताइए, इंट्रोडक्शन तो होती रहेगी। जी जी। तो ये एक्चुअली जो कोविड-19 बीमारी है ना, इस बीमारी का नाम कोविड-19 डिजीज कहते हैं, और ये एक वायरस, जो सार्स वायरस है, एक वायरस है जिसके कारण ये बीमारी होती है, और बीमारी का नाम है कोविड-19। क्यों 19 रखा है? क्योंकि 2019 में दिसंबर में पहली बार ये डिटेक्ट हुई थी चाइना में, और उसके बाद पिछले 2019 दिसंबर से ये बीमारी जो है सारे
पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है और ये पहली एक वेव आ चुकी है पिछले साल और ये सेकंड वेव है जिसका हम सामना कर रहे हैं। जो सेकंड वेव है वो थोड़ा ज्यादा खतरनाक है पुरानी वेव से, इसलिए हमको बहुत प्रिकॉशंस रखनी है और आगे भी हमको प्रिकॉशंस लेके चलनी है, जिससे कि जो थर्ड वेव अगर आती है तो हम उसका सामना और अच्छे से कर पाए। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? सबसे पहले तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पैनिक तो बहुत हैं सभी लोग, लेकिन हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस पैनिक को कम करने के लिए। और जो सेकेंड वेव की इतनी जो सिविरिटी रही है वो इसी वजह से रही है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपरली निर्वाह नहीं किया है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निर्वाह करते तो शायद इतना पैनिक की सिचुएशन आज भारतवर्ष में नहीं होता। वियरिंग अ फेस मास्क, पिछले साल के बाद ज्यादातर लोगों ने, जब से वैक्सीन आई बाजार में और कोविड के केसेस कम हो गए, तो ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया। वो एक बहुत बड़ा कारण रहा स्प्रेड होने का डिजीज का, क्योंकि ये बेसिकली एयरबॉर्न डिजीज है जो कि हवा के द्वारा स्प्रेड होती है। फिर एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो ऑलरेडी एक नारा था हमारे देश में कि 2 गज की दूरी, वो भी हमने मेंटेन नहीं की और हमने बहुत सारे ऐसे फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए, पब्लिक फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए, चुनाव में रैलियां हुई, बहुत सारे त्योहार रहे जिसमें हम आपस में मिले, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा इस बीमारी को स्प्रेड अप करने के लिए। तीसरा, हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन हम परफॉर्म कर रहे थे, आज भी हम लोग घर पे काफी हैंड हाइजीन करते हैं। ज्यादातर धर्मों में हैंड हाइजीन का बड़ा महत्व है, जो मुझको लगता है हम सब लोग कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी हम कहीं बाहर से आते हैं या कोई इन्फेक्टेड चीज को अगर हम छूते हैं तो उसके बाद हाथ धोने बहुत आवश्यक है, और सिंपल साबुन और पानी से हाथ धोना सफिशिएंट है। इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए हम उसको प्रॉपर्ली हैंड वॉश करें, कुल्ला करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड कंजेस्टेड पब्लिक प्लेसेस, इस पे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो पब्लिक प्लेसेस जिसमें कंजेशन बहुत ज्यादा है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो ही हम जाएं, मास्क पहन के जाएं और एक डिस्टेंस मेंटेन करें। हेल्पिंग ईच अदर इन सोसाइटी, ये आपका ग्रुप है, ये ग्रुप क्यों बना? एक दूसरे की मदद करने के लिए बना, किसी को कोई जरूरत है उसको प्रोवाइड करने के लिए बना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं अभी मेरे से कहा कि डिजीज के बारे में बताएं, हम बहुत पैनिक हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमको ये पैनिक की सिचुएशन को ही कम करना है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दवाइयां बहुत सारी आ चुकी हैं, बीमारी के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है, वैक्सीन आ चुकी है मार्केट में, सब लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है मैं समझता हूँ, लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कहीं ना कहीं वो छूट जाती हैं पीछे। अगर हम प्राइमरी रूट कॉज को नहीं टेक केयर करेंगे तो हम आगे उसको सामना नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और इसको स्प्रेड अप करें। कैसे हम मदद कर सकते हैं? एक दूसरे की मॉरल सपोर्ट कर कर। किसी को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो जैसे आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स रख लिए, एक से दूसरे को आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, नेबुलाइजर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। सोशल सपोर्ट, जो आपके ग्रुप में ना भी हो, अगर किसी को जरूरत है तो आपको सोशल सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये हम बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे की मदद करके ही हम सीढ़ियां चढ़ के इस बीमारी के पार जा सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है इस बीमारी से पार पाना। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि ये करने से हमको आराम मिल जाएगा। बहुत सारा मैटर इंटरनेट पे अवेलेबल है, बहुत सारी दवाइयां आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम घर के अंदर करते हैं, ऐसे काढ़ा वगैरह बना के पीना। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसमें कुछ कुछ फैक्ट्स उन्होंने दिए हैं कि जो मिथ्स हैं उनको दूर किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम सोचते हैं कि हम विटामिन सी ले लेंगे या जिंक ले लेंगे या मिनरल सप्लीमेंटेशन कर लेंगे तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा बना के रखेगा और हम इस बीमारी से बच जाएंगे। ऐसी कोई करंट गाइडलाइंस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमारी कोई विटामिन डी डेफिशिएंसी है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या हमारी इम्यूनिटी लो है, अगर हम इनका सेवन करेंगे तो हाँ, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो हम अगर कोई बीमारी आती है तो हम उससे लड़ सकेंगे। तो ये सारा एक प्रिवेंशन के तौर पे हम जरूर ले सकते हैं, लेकिन ये एक जनरल प्रिवेंशन है, ये पर्टिकुलरली कोविड-19 के लिए नहीं है। क्योंकि कई लोग क्या होता है कि एक्सेस में विटामिन सी ले रहे हैं तो एक्सेस में ले रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, और किडनी की प्रॉब्लम होते हुए भी क्योंकि व्हाट्सएप पे प्रिस्क्रिप्शन आया उसमें विटामिन सी लिखा हुआ है कि विटामिन सी ले। अब किडनी की प्रॉब्लम वाले पेशेंट विटामिन सी नहीं ले सकते, उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो हम कोई भी सप्लीमेंटेशन बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं इस ग्रुप में देना चाहता हूँ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आजकल सब लोग जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस है डॉक्टर्स का, डॉक्टर गौरव जैन इस ग्रुप में है, वो जानते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे कि
बीमारी हुई तो इमीडिएटली स्टेरॉइड शुरू कर देना। तो स्टेरॉइड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। WHO की एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है पूरे ग्लोब में, उसको रिकवरी ट्रायल बोलते हैं। रिकवरी ट्रायल में ये पाया गया है कि अगर हमारी मॉडरेट या सीवियर डिजीज है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मतलब कि ये जो दवाई है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसका रोल है, लेकिन अगर हमारी माइल्ड डिजीज है तो उसका उतना ज्यादा रोल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग डेक्सोना की गोली जो बड़ी इजिली अवेलेबल है वो अपने आप शुरू कर देते हैं पहले दिन से या दूसरे दिन से, भले उनको उतनी प्रॉब्लम ना भी हो। कई लोग डायबिटीज होते हैं, वो डेक्सोना की गोली खा लेते हैं तो उससे उनकी शुगर बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मेडिसिन जो है, मैं जितने भी पेशेंट्स का फोन आता है, जितने भी लोग मेरे रिलेटिव्स में या आसपास संबंधी लोग सलाह करते हैं, मैं उन सबसे कहता हूँ, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप एक तो टेस्ट करा लीजिए। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई घर के अंदर बीमार है, किसी को बुखार आना शुरू हो गया, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उसका टेस्ट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट RT-PCR का टेस्ट है, जिससे बीमारी का पता लगता है। कई बार RT-PCR में रिपोर्ट नेगेटिव आती है और हमारे सिम्टम्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला ये काम है कि हम अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लें और फैमिली मेंबर्स से, पहली चीज। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि अगर हमको कोई बीमारी है, जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी का हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, तो हम किसी को भी बीमारियां हैं, इनको हम कंट्रोल में करें, मतलब वो बड़ी भी ना हो। कई लोग बीपी गोली रेगुलर नहीं खाते, वो बोलते हैं कि आज कल तो मैं ले लूंगा। तो ये सब चीजें ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी जो भी आपकी कोमॉर्बिडिटीज बोलते हैं इनको, जो भी आपकी बीमारियां हैं, अगर उनको कंट्रोल में करके रखेंगे तो बीमारी का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और स्टेरॉइड की दवाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अपने आप इमीडिएटली ना शुरू करें कि व्हाट्सएप पे आ रखा है कि डेक्सोना ले लेंगे तो फायदा हो जाएगा, ऐसे ना करें। स्टेरॉइड की गोली का सलाह डॉक्टर से लेके ही शुरू करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद ये होता है कि हम ये होता है कि अगर हम बाहर जैसे जा रहे हैं, खुली स्पेस में एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, तो ये भी कहा गया भाई वॉकिंग बहुत ज्यादा मत कीजिए, बाहर खुले में जाएंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। ये बड़ा ट्रू है उन केसेस में जहाँ पे कि पब्लिक ज्यादा है। अगर वॉक बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उसमें 2-2.5 मीटर का डिस्टेंस आपका मेंटेन नहीं है, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे कि आप इन्फेक्शन को लेके आएंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना जो निकलता है, वो पसीने के कारण आपका जो मास्क है, जो आप फेस मास्क यूज करते हैं, कोई भी तरह का हो, कॉटन का मास्क हो, सर्जिकल मास्क हो, N95 मास्क हो, अगर वो गीला हो जाता है तो उसकी एफिकेसी खत्म हो जाती है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा मास्क सूखा रहे। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो पसीना आता है वो मास्क को गीला कर देता है, तो हम कभी भी गीला मास्क ना पहने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक्सरसाइज करते हुए हम कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसी जगह करें एक्सरसाइज या ऐसी जगह वॉकिंग करें जहाँ पे बहुत सारे लोग ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा मास्क अगर हमने वेयर भी कर रखा है वो गीला ना हो, या फिर मास्क उतार के करें खुले में जहाँ आसपास और कोई आदमी या और कोई ज्यादा लोग ना हो। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि जब भी हमको इन्फेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। एंटीबायोटिक कोई भी ले लेते हैं, कोई एजिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन ले लेते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे आ रखी है, ट्रीटमेंट आ रखा है, डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स का ट्रीटमेंट आ रखा है जो लोगों ने शेयर कर रखा है। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि वो जो ट्रीटमेंट है जो हॉस्पिटल्स का है वही दूसरे लोग ले रहे हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर की सलाह नहीं मिल पा रही है, ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं मिल पा रहा है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं है, जैसे गले में खराश नहीं है, हल्का केवल बुखार है, गले में खराश नहीं है, तो उसमें एंटीबायोटिक की तुरंत जरूरत नहीं है। अगर हम एंटीबायोटिक लेंगे तो वो कोई बहुत इफेक्टिवनेस नहीं होगी, क्योंकि ये वायरल बीमारी है। वायरल बीमारी में एंटीबायोटिक्स का रोल तभी आता है जब कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। वायरस से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर गले में खराश होने लगे, गाढ़ा पीला बलगम आने लगे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया और आपको एंटीबायोटिक शुरू करनी पड़ेगी। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में अगर हमारा एनवायरमेंट अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो प्रॉब्ली हमको एंटीबायोटिक की भी जरूरत नहीं है। फिर कई सारे लोग कहते हैं कि भाई मिर्ची खाने से बहुत फायदा होगा, या अगर हम बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं, पीपर्स हैं, काली मिर्च वगैरह है, अगर हम उसको मिला लेंगे तो उससे हमको बहुत अच्छा महसूस होगा। ये किसी भी चीज की एक्सेस खराब है। हम करें जो बहुत अच्छी चीजें, जैसे अदरक है, नीम है, तुलसी है, काली मिर्च है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, हम उसको यूज करें, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में करें। एक्सेस अगर हम किसी चीज का करेंगे तो वो बेनिफिशियल की जगह हार्मफुल हो जाएगा। तो बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरा इंपॉर्टेंट है, अगर किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, किडनी में या हार्ट अगर फैला हुआ है तो हम ज्यादा पानी नहीं पी सकते। अगर ऐसा कोई आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो हमको अच्छे से पानी पीना चाहिए, साफ शुद्ध पानी पिए, एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करें, और सबसे इंपॉर्टेंट है पैनिक ना होकर अच्छी नींद लें। अगर हम अच्छी नींद लेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फायदा करता है। नींद जो है वायरसेस के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है। तो ये बड़ा अच्छा है कि अगर हम अच्छा अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देंगे, इम्यूनिटी मेंटेन करके रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो चांसेस कम रहेंगे कि हमको ये वायरल प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे ऐसे विचार भी आए थे पीछे कि भाई क्योंकि ये अल्कोहल बेस्ड ड्रग्स हैं कि अल्कोहल से जो है वो वायरस मर जाता है, तो कई लोग क्या सोचते हैं कि भाई अल्कोहल ले लेंगे तो हमारा वायरस मर जाएगा। इस तरह की चीजें ना करें, ये हार्मफुल हैं, ये पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं। हम कई लोग अपने शरीर पे सैनिटाइजर छिड़क लेते हैं कि उससे हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे, या वायरसेस के जो कीटाणु हैं वो मर जाएंगे। वो पीछे मशीन चली थी जिसमें पूरा का पूरा स्प्रे हो रहा था लोगों के ऊपर, वो बहुत गलत है क्योंकि ये इरिटेंट्स हैं बॉडी के लिए, ये पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं। कोई भी इंजेक्शन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इरिटेशन हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनका जुडिशियस यूज करें। हाँ, कंटेमिनेटेड सर्फेसेस हैं जहाँ पे आपने जैसे नल है, गेट का हैंडल है, जो ऐसे सर्फेसेस हैं जिसमें बहुत सारे लोग छूते हैं, संपर्क में आते हैं, उनको जरूर सैनिटाइज कर लें प्रॉपर्ली, और तभी उसको रेगुलर सैनिटाइज करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ऐसा ना करें कि आप उसको इंजेक्शन कर लें अपने सरफेस पे, अपनी बॉडी पे उसको स्प्रेड अप कर लें, वो बहुत नुकसानदायक है। फिर इसमें यह भी आया है कि अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर में जाएंगे तो ये हमारा कोविड नहीं होगा, कि हम धूप में चले जाएंगे तो कोविड से बच जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉट वेदर्स वगैरह में ये देखा गया है कि ऐसा नहीं है। अब हमारी कंट्री तो ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री में भी इतने सारे लोग जो हैं कोविड से जो हैं वो ग्रस्त हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि कोई एनवायरमेंट से इसका फर्क पड़ रहा है। अगर वायरल डिजीज होनी है तो उसको प्रिवेंशन का एक ही तरीका है कि वेंटिलेशन अच्छा हो, डिस्टेंस हो और मास्क हो, जो इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आजकल व्हाट्सएप पे बहुत आ रहा है कि हम एक एक्सरसाइज करके देख सकते हैं कि भाई अगर हम अपनी सांस रोक सकते हैं 10 सेकंड्स या 15 सेकंड्स के लिए तो इससे पहले हमको कोविड नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। शुरू में लंग्स पे इमीडिएटली इफेक्ट नहीं होता है कोविड का। शुरू में फीवर की तरह से प्रेजेंट कर सकता है, थ्रोट कंजेशन की तरह से प्रेजेंट कर सकता है, नाक बहने की तरह से प्रेजेंट कर सकता है, रैशेस की तरह से प्रेजेंट कर सकता है, थकान की तरह से प्रेजेंट कर सकता है, लूज मोशंस की तरह से प्रेजेंट कर सकता है। ये बहुत सारे प्रेजेंटेशंस हैं जो कोविड के हो सकते हैं, और कई बार कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है और बीमारी निकल जाती है, कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इन सारी भ्रांतियों में ना पड़कर, जो हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं और सबको पता है कि मास्क लगाना, 2 गज की दूरी और हैंड हाइजीन, ये 3 इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो इंस्ट्रक्शन है जो इसमें जुड़ा हुआ नहीं है वो ये है कि वेल वेंटिलेशन, अच्छा वेंटिलेटेड रूम हो या वेंटिलेशन अच्छा प्रॉपर हो। जहाँ पे आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर में जहाँ पे कंजेस्टेड सोसाइटीज हैं वहां पे वायरस का स्प्रेड ज्यादा है, और गांव में जहाँ पे खुली हुई एरिया है वहां पे इसका स्प्रेड फिर भी कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को ध्यान दें। फिर जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपसे कह रहा था, व्हाट्सएप पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं, पूरा लोड हुआ हुआ है इंटरनेट पे, और हर जना जो इंटरनेट के हिसाब से अपने आप को ट्रीट कर रहा है वो कुछ हद तक ठीक है लेकिन बहुत हद तक गलत है। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है कि हम इसको, जो कर्व है, जो इन्फो पेंडेमिक का जो कर्व हो रखा है इंफॉर्मेशन का, उसको हम रिड्यूस करें। और हम जब तक कि हम किसी चीज को वेरीफाई ना करें, हम उसको इमीडिएटली फॉरवर्ड ना करें कि भाई मुझको कोई प्रिस्क्रिप्शन मिल गया, मैंने दूसरे को फॉरवर्ड कर लिया कि तुम भी यही वाला प्रिस्क्रिप्शन करके देख लो। ये गलत है। एक डॉक्टर की सलाह अगर मिल जाती है तो वो बेस्ट है, उससे अच्छा और कोई बात नहीं है। अब रही बीमारी के बारे में बात। सपोज हमने सारी प्रिकॉशंस ले रखी हैं और सारी प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी हम बीमार हो गए, हमको थ्रोट कंजेस्टेड हो गया है, हमको फीवर हो गया, तो अब हम क्या करना चाहिए अगर हम बीमार हो गए? तो जो एम्स की गाइडलाइंस आई हैं, ये लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, 22 अप्रैल को ही आई हैं अभी एम्स की गाइडलाइंस। तो उन्होंने इनको डिजीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। उन्होंने कहा एक माइल्ड डिजीज है, एक मॉडरेट डिजीज और एक सीवियर डिजीज। आप 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जो माइल्ड डिजीज है उसमें केवल आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का गले में खराश होना, हल्का बुखार आना, ये सब रहेगा। और आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजों पे ध्यान रखना होता है कि एक तो बहुत हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज बुखार ना है, पहली चीज। दूसरी चीज ब्रेथलेसनेस और हाइपोक्सिया, कि सांस ना फूले और ऑक्सीजन की कमी ना हो। अगर आपकी सांस नहीं फूल रही, ऑक्सीजन की कमी नहीं है,
और बुखार बहुत तेज नहीं है तो आप फिर भी ये सेफ साइड पे हैं, जो कि माइल्ड डिजीज कहते हैं। फिर मॉडरेट डिजीज में है कि अगर आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है, मतलब आपका सांस जो है वो बहुत ज्यादा फूलना शुरू हो गया, आपको रेस्पिरेटरी रेट जो है, नॉर्मली एक पर्सन जो है वो 1 मिनट में 12 से 16 ब्रेथ लेता है, तो अगर उसकी ब्रेथ रेट बढ़ रहा है, 16 से ज्यादा आ रहा है, नॉर्मली तो हम सांस लेते हैं हमको पता नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं, अगर हमको ये अवेयर हो रहा है कि हम सांस ले रहे हैं, उसको हम ब्रेथलेसनेस बोलते हैं। तो अगर हम अवेयर हैं कि हम सांस ले रहे हैं और वो हमारा सांस की जो फ्रीक्वेंसी है वो 24 से ज्यादा है 1 मिनट में, या हमारा जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है पल्स ऑक्सीमीटर लगा के वो 93% से कम है, तो कहीं ना कहीं जो ये है इसका मतलब है कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है, लंग्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मेन सप्लाई लंग्स के थ्रू होती है ऑक्सीजन की पूरी बॉडी पे, तो लंग्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा सैचुरेशन कम हो रहा है, तो ये मॉडरेट डिजीज में आता है। फिर उसके बाद सीवियर डिजीज है। सीवियर डिजीज मतलब कि बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस होना, सांस बहुत ज्यादा फूल जाना, या सैचुरेशन 90% से कम चले जाना। अगर 90% से सैचुरेशन कम जा रहा है या हमारी सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, 30 से ज्यादा की सांस हम ले रहे हैं 1 मिनट में, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज्यादा है और इमीडिएटली अटेंशन और एडमिशन की जरूरत है उस पेशेंट, तो उसको हमको तुरंत भर्ती कराना है। क्या मैं ये स्पीड ठीक है मेरी, मतलब एक्सेस तो नहीं हो रहा कुछ ज्यादा, आप बता दें कोई, या मैं इस तरह से ठीक है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि समझ में आ रहे हैं सब लोगों को? जी समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब, समझ में आ रहा है। यस डॉक्टर। अच्छा, तो ठीक है, मैं इसी तरह से एक्सप्लेन करता रहूं, ये ठीक है ना इस तरह से? हाँ डॉक्टर साहब, ये स्पीड ठीक है, थैंक यू। थैंक। तो फिर उसके बाद उन्होंने उसको और डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे माइल्ड केसेस है उनको होम आइसोलेशन कर सकते हैं, और जो हमारे मॉडरेट केसेस में हमारे कुछ टारगेट्स हैं, दवाइयां हैं, सीवियर केसेस को तो एडमिशन ही करना पड़ेगा और कोई नहीं है, जिसमें सैचुरेशन 90% से कम है उनको, या जिनका रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज्यादा है उनको तो एडमिशन की रिक्वायरमेंट है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी में क्या होता है कि 80 से 90% लोग इस बीमारी से आप निकल जाते, कोई दवाई ना भी करेंगे तो निकल जाएंगे ज्यादातर केसेस में। मैं 100% श्योर नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर केसेस में, मैं ये भी नहीं कह रहा कि दवाई नहीं करनी है, दवाई करनी बहुत जरूरी है, जांच कराना बहुत जरूरी है, प्रिस्क्रिप्शन लेना बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ये है कि हमको एक मॉरल अपनी ये दिमाग में रखें कि ऐसा नहीं है, अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, यंग एज है, तो हम निकल जाएंगे उस बीमारी से। केवल 10% लोगों को प्रॉब्लम आती है, और 10% लोगों में से भी 2 या 3% लोग ऐसे होते हैं जिनको सीवियर प्रॉब्लम आती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब अनिल सर बोल रहे थे कि ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजीज को ट्रीट करने की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीमारी को ट्रीट करने के लिए, लेकिन केवल ऑक्सीजन की जरूरत केवल 2 से 3% लोगों में है। 97 से 98% लोगों में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग पैनिक होके, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने घर पे रख रहे हैं, या ऑक्सीजन सिलेंडर्स जनरल सप्लाई में नहीं हो पा रहे हैं, तो उस वजह से, या बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो जनरल सप्लाई में नहीं आ पा रही हैं, जो डॉक्टर्स हैं या उनके रिलेटिव्स हैं वो अपने घर पे ही उन दवाइयों को लगवा रहे हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जिन लोगों को जरूरत है बेड्स की, या ऑक्सीजन वाले बेड्स की, या वेंटिलेटर्स की, उन लोगों को वो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वो बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं जिनका सैचुरेशन कम है। तो उसे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जिन लोगों को रियली में जरूरत है उनको मदद नहीं मिल पा रही है, और जिन लोगों को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसमें चांसेस ज्यादा है कि 90% केसेस में वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, उन लोगों के पास थोड़ा सा स्टोर हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा जानबूझ के कर रहे हैं, ये पैनिक सिचुएशन के कारण ऐसा हो रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि ये बड़ी एक क्योस की सिचुएशन डेवलप हो गई है हमारे कंट्री में। तो बार बार जो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया सर, उन्होंने भी यही कहा है, डॉक्टर त्रेहान सर भी यही कह रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है कि हमको ये इंपॉर्टेंट टारगेट रखना है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, जो हमने पहले डिस्कस किया। दूसरी चीज, हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको एडमिशन की जरूरत है, जो आपके यहाँ क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन आया था कि कब हमको एडमिट की जरूरत है। तो अगर हमारा सैचुरेशन 90% से कम हो रहा है, अगर हमारा रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 हो रहा है, तो हमको एडमिशन की जरूरत है, तो हमको तुरंत एडमिट कराना चाहिए ऑक्सीजन बेड पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम होम आइसोलेशन में ही बीमारी को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ये देखें कि होम आइसोलेशन में हम क्या कर सकते हैं, होम आइसोलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि घर के अंदर भी ज्यादातर लोग अगर मास्क पहन के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, अगर किसी को बीमारी हो गई है तो मास्क पहन के रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, और हैंड हाइजीन का पालन करें, पहली बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हाइड्रेशन, मतलब पानी अच्छे से पिए, खूब पानी पिए, जिससे कि हाइड्रेशन अच्छा रहे बॉडी का।
अगर बुखार है तो क्रोसिन या पैरासिटामोल की गोली लें। अगर हमारी इम्यूनिटी कहीं से वीक है या हमको वीकनेस महसूस कर रही है तो मल्टीविटामिन ले सकते हैं। अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो विटामिन सी भी ले सकते हैं, जिंक भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। दूसरा क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वो इसमें इन कॉन्टेक्ट विद द ट्रीटिंग फिजिशियन, एक फिजिशियन से जरूर कॉन्टेक्ट बना के रखें। ऐसा ना करें हम 4 लोगों से एडवाइस लें और हम फिर वो एक मिक्स्ड रेजिमेंट शुरू कर दें, आधी इसकी आधी उसकी, वो गलत है। अगर आप किसी एक फिजिशियन से एडवाइस लेके रख सकते हैं और उसकी मेडिसिन करें, वहां कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर कंसल्ट करें, लेकिन फेथ करके जो फिजिशियन आपके पास है। तो मैं ये नहीं कहता कि पल्मोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जनरल फिजिशियन इवन एन एमबीबीएस स्टूडेंट ये सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज का बहुत ध्यान रखें कि 70-80% केसेस में हम सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है एक मॉरल सपोर्ट की और एक अवेयरनेस की। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है होम आइसोलेशन में, वो ये है कि हम अपने टेम्परेचर को और ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर जरूर करें। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2 चीजें हैं, पहला है फीवर, दूसरा है ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, मोर देन 92% है और हमको बहुत तेज बुखार नहीं है, तो हम काफी सेफ साइड पे हैं, हमारे चांसेस ज्यादा हैं कि हम रिकवर हो जाएंगे। अब फीवर में भी मैं आपको एक पॉइंट जरूर बता देना चाहता हूँ। फीवर भी 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरमिटेंट टाइप ऑफ फीवर, एक होता है कंटिन्यूअस टाइप ऑफ फीवर। कंटिन्यूअस टाइप ऑफ फीवर में मतलब कि हमारा 102 बुखार लगातार चल रहा है, केवल हम क्रोसिन की गोली खाते हैं तो हमारा बुखार कम हो जाता है, अदरवाइज हमारा बुखार फिर 102 पहुंच जाता है। अगर ये सिचुएशन लगातार बनी हुई है और 7 दिन से ज्यादा हो गए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीमारी का एक्सटेंड बढ़ रहा है, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है या आपको नीड है अगर बेड अवेलेबल है। लेकिन अगर आपका फीवर 7 दिन से कम का है और इंटरमिटेंट है कि हाई ग्रेड आता है, क्रोसिन लिए आपने कम हो जाता है और काफी देर तक कम रहता है, बार बार क्रोसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, या 2 या 3 क्रोसिन में काम चल जाता है पूरे दिन भर में, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है, बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। फीवर हमारा मित्र है, शत्रु नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फीवर कॉन्टिन्यूअस है, 7 दिन से ज्यादा है, हाई ग्रेड फीवर है, केवल दवाई पे कम होता है, दवाई फिर बढ़ जाता है, तो वो एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हमको तुरंत एडमिशन की जरूरत है। फिर उसके बाद हम क्या दवाइयां ले सकते हैं घर पे अपने आप, जो इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पूछा था हम क्या दवाइयां ले लें अगर हमको प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए दवाइयां, जनरल दवाइयां तो एक रहती हैं जो हम सब ले सकते हैं, लेकिन मैंने फिर वही बताया कि इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप किसी डॉक्टर से सलाह कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जनरल दवाइयों में भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जैसे आइवरमेक्टिन की गोली है, अब आइवरमेक्टिन की गोली अगर हम गाइडलाइंस देखते हैं तो गाइडलाइंस में WHO ने कहीं पे रिकमेंड नहीं किया है कि आइवरमेक्टिन जो है वो वायरस को मारेगी, क्योंकि जो डोजेस वायरस को मारने के लिए चाहिए वो कहीं अधिक है जितना हम ले रहे हैं उससे। लेकिन फिर भी हम एक साइकोलॉजिकली, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं वो ले लेते हैं कि आइवरमेक्टिन चलो लेके देख लेते हैं। तो जो रिकमेंडेड किया है एम्स ने, वो कहा है कि आप आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम की गोली एडल्ट के लिए 3 दिन तक ले सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमेन में इसको अवॉइड करना चाहिए। पहली बात, अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन है पुराना एंटी पैरासिटिक दवाई से, ये पैरासाइट को मारने की दवाई है, तो वो ये गोली ना ले, पहले एक गोली लेके देख ले, अगर एलर्जिक रिएक्शन है तो बिल्कुल आगे गोली ना ले। दूसरा इंपॉर्टेंट जो एम्स ने दिया है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया है 400 मिलीग्राम सुबह शाम 1 दिन के लिए। लेकिन ये बिल्कुल जो है हाइड्रोक्लोरोक्विन, अगर हम WHO की गाइडलाइंस देखें, उन्होंने साफ तौर पे मना किया है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बताए हैं। तो ये एम्स ने जरूर कहा है देने के लिए, लेकिन हम लोग ये रिकमेंड अपने यहाँ नहीं कर रहे हैं। देखिए गाइडलाइंस डिफरेंट, अगर हम एम्स पटना की गाइडलाइन देखें जो अनिल सर ने मुझको भेजी है, एम्स दिल्ली की गाइडलाइंस देखें, तो क्या डिफरेंस है एम्स दिल्ली की गाइडलाइंस में और एम्स पटना की गाइडलाइंस में। एम्स दिल्ली की गाइडलाइन ने माइल्ड प्रॉब्लम में भी स्टेरॉइड बता दिया है कि आप ले लें, जबकि एम्स दिल्ली की गाइडलाइन में स्टेरॉइड जो है वो केवल मॉडरेट से सीवियर डिजीज में बताया गया है। तो हर हॉस्पिटल के अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे डिफरेंट गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ। कल मेरे पास फोन आया कि सर हमारा पेशेंट बहुत सीरियस है, बहुत क्लोजली नोन है, और हमको किसी ने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी से आराम मिल जाएगा, क्या आपके यहाँ प्लाज्मा थेरेपी अवेलेबल है मुलाना में? तो मैंने कहा भाई हमारे यहाँ प्लाज्मा थेरेपी नहीं यूज हो रही है। हाँ, दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी बहुत यूज हुई है, उनका एक्सपीरियंस प्लाज्मा थेरेपी से बहुत अच्छा है। अगर हम गाइडलाइंस देखें वो भी हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के लिए क्या गाइडलाइंस है। तो ये हर हॉस्पिटल का अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या वो चीज यूज कर रहे हैं और उनको किस चीज से बेनिफिट हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हर हॉस्पिटल की अपनी अपनी अलग अलग गाइडलाइंस भी हैं। लेकिन क्योंकि एम्स एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री का, तो उसकी गाइडलाइंस जनरली सब जगह फॉलो की जाती हैं।
फिर अभी कल ही रिसेंटली एक नई स्टडी आई है जिसको स्टॉइक स्टडी बोला है, ये यूके की स्टडी है। इसमें ये बताया गया है कि अगर हम इनहेलर्स लेते हैं, अगर हमको खांसी है, बलगम है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन सैचुरेशन अगर हमारा मेंटेन्ड है, तो इसमें उन्होंने बताया है कि रिकवरी पीरियड फास्ट हो जाता है अगर हम कैप्सूल्स खींच लें मशीन में डाल के, इनहेलर्स जिनको बोलते हैं। और उन्होंने उसकी दवाई भी बताई है कि ब्यूडिफेनाइट ले लें, ब्यूडिफेनाइट या फॉराकॉर्ड का इनहेलर आता है। अगर हम, अब जैसे आप बोल रहे हैं नेबुलाइजर्स, नेबुलाइजर्स जो है वो बेसिकली एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग इनहेलर्स, जो ये दवाइयां होती है ब्यूडिफेनाइट की या डुओलिन की दवाइयां जो होती हैं, वो डाल के हम उसको पेशेंट को सुंघा देते हैं, नेबुलाइज करा देते हैं, भाप बनती है, भाप बन के वो दवाई लंग्स के अंदर जाती है और उनको सांस लेने में थोड़ा एक इजी महसूस होता है। तो नेबुलाइजर एक डिवाइस है। आजकल जो है नेबुलाइजर के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदे क्या है नेबुलाइजर का कि एक सिंपल सी छोटी सी मशीन है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, दवाई डालो, इलेक्ट्रिसिटी में लगाओ, प्लग लगाओ और उसमें कंप्रेस्ड एयर अंदर से जाएगी, या मैश होती है कहीं पे तो वो मैश हिलेगी और वो जो दवाई के पार्टिकल्स मिस्ट की फॉर्म में बन जाएंगे और वो आपके लंग्स में अंदर चले जाएंगे और आप उसको अच्छा महसूस करेंगे इनहेलर लेके। लेकिन उसके नुकसान क्या है नेबुलाइजर के, कि अगर वो मिस्ट जो है आंखों में जाएगी तो जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं उनको कैटरेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। वो मिस्ट सारी मुंह पे लगी रहेगी, अगर हमने उसको गागल्स नहीं किया, कुल्ला नहीं किया, तो मुंह में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। तीसरा, नेबुलाइजर अगर प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है, उसका मास्क क्लीन नहीं है, या उसकी जो अटैच्ड जो उसके ट्यूब्स हैं अगर हमने उनको प्रॉपर क्लीन नहीं किया तो उनसे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हर चीज के फायदे भी है, नुकसान भी है। इंपॉर्टेंट ये है प्रॉपर तरीका लेना। अब उसकी जगह हम लोग क्या एडवाइस कर रहे हैं, सब जगह नेबुलाइजर यूज हो रहे हैं, हम लोग क्या एडवाइस कर रहे हैं, हम लोग एक मशीन आती है सिंपल सिप्ला कंपनी की, इसको सिंको ब्रीथ बोलते हैं। तो सिंको ब्रीथ मशीन में भी जो दवाई हम नेबुलाइजर से देते हैं वही दवाई प्रीफिल्ड है उसमें, जैसे प्रीफिल्ड इंसुलिन आती है तो प्रीफिल्ड दवाई है और बड़ा आसान सा तरीका है। उसका ढक्कन खोलो, मुंह में रखो, लंबी सांस खींचो तो वो दवाई अपने आप जाके सांस की नली में जाएगी। 1 या 2 सेकंड तक रोकना है और फिर कुल्ला कर ले। तो ये नेबुलाइजर्स में भी अब ऐसे नेबुलाइजर आ गए हैं। ग्लेनमार्क कंपनी का एक नेबुलाइजर आता है नैब स्मार्ट करके, तो वो ऐसे ही है बिल्कुल, बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी लगा दी, नेबुलाइजर मुंह के अंदर रख लिया, एक छोटी सी हल्की सी ऐसे मशीन है स्पेसर टाइप की, छोटा सा, और बस मुंह में रख लिया उसको, और उसको जैसे ही आपने बटन ऑन किया उसमें से मिस्ट निकली और केवल मुंह के अंदर गई, आंखों में नहीं जाएगी, नाक में नहीं जाएगी। तो उससे फायदा ये होगा कि बहुत सारे इन्फेक्शन से आपका बचाव हो जाए। तो क्योंकि हमारे पास अब ये चीजें अवेलेबल हैं और फ्रीली अवेलेबल हैं, तो हम कोशिश करें कि केवल नेबुलाइजर पे डिपेंड ना करके हम, अगर हमारे इन्फेक्शन रेट कम हो सकता है, जो नेबुलाइजर से इन्फेक्शन रेट थोड़ा ज्यादा है, तो हम उसको कोशिश करें रिड्यूस करने की। दूसरा इंपॉर्टेंट है, एक नेबुलाइजर अगर घर में 4 लोग बीमार हैं तो हर एक को अलग अलग लेना पड़ेगा। हम एक नेबुलाइजर सबके लिए यूज नहीं कर सकते। अगर हम यूज भी करेंगे तो फिर हमको वो जो उसकी किट है जो उसमें नेबुलाइजर में लगती है वो अलग अलग लेनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। और अगर हम ये इस तरह के इनहेलर्स लेंगे तो हर एक का इंडिविजुअल होगा, वो उतना कॉस्टली नहीं आता, तो वो ये है कि हर एक अपना इनहेलर ले पाएगा। तो ये जो लेटेस्ट स्टडी है और जो एम्स ने भी कहा है वो ये कहा है कि हम ब्यूडोफेनाइट हम दे सकते हैं 800 माइक्रोग्राम की डोज में, इनहेलर थेरेपी है और इससे सांस लेने में बहुत आराम मिल जाता है और इसका रियली में इफेक्टिवनेस है। कल भी इस पे चर्चा हो रही थी, इंटरनेशनल वेबिनार था, उसमें कहा गया है कि ये बड़ा अच्छा है, आप इसको यूज करें। फिर उसके बाद मॉडरेट डिजीज में, जिसको कि आपका सैचुरेशन अब जो है सैचुरेशन धीरे धीरे कम हो रहा है और जो सैचुरेशन है 92% से कम आ रखा है, 90% से ज्यादा है लेकिन 92% से कम है। और जो हमारे ऑलरेडी जो सांस वाले पेशेंट्स हैं, कई लोगों को सांस की प्रॉब्लम्स ऑलरेडी होती है, दमा होता है या सीओपीडी होती है, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि भाई उनका सैचुरेशन का क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो 88 to 92% नॉर्मल है। तो अगर उसमें हमारा 88 to 92% से कम जा रहा है सैचुरेशन, या नॉर्मल आदमी में 92% से 96% के बीच में ना रह के उससे कम जा रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि हमको कहीं ना कहीं एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, और एडमिशन या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का रोल आ जाता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है, वो बेसिकली क्या होता है, हवा से ऑक्सीजन को छान लेता है। तो वो क्या सीवीड्स होते हैं, उसमें सीवीड्स क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को रिमूव कर देते हैं और केवल ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है, वो ऑक्सीजन ट्यूब के थ्रू सप्लाई कर देते हैं पेशेंट को। तो उससे क्या होता है कि 90 से 95% शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिल जाती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का। आपने बहुत अच्छा किया कि अपने ग्रुप में कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लेके रखे। और जो ये मॉडरेट डिजीज वाले केसेस हैं, अगर हमारा लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं है या हमारा सीटी में सिविरिटी लंग्स में इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमारी ऑक्सीजन की जो माइल्ड ऑक्सीजन की जरूरत है वो पूरा कर देंगी।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 ही चीजों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है दवाइयों में। वो 2 चीजों का दवाइयों का रोल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मॉडरेट डिजीज में? पहला है स्टीरॉइड, कि तुरंत स्टीरॉइड शुरू करना है मॉडरेट डिजीज में, और स्टीरॉइड की डोजेज उन्होंने दी है कि 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी। मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन आता है या मिथाइल प्रेडनिसोलोन की गोली आती है, मेड्रोल करके टैबलेट आती है, उसको 16 मिलीग्राम सुबह शाम आप 2 बार शुरू कर सकते हैं 4 से 5 दिन के लिए। या डेक्सोना की गोली आती है, डेक्सोना की गोली 2 मिलीग्राम दिन में 3 बार, 2 मिलीग्राम सुबह शाम 2 बार, या 1.5 गोली सुबह शाम 2 बार आप। सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना होता है, अगर किसी को बेड नहीं मिल रहा है, जब क्वेश्चन आया किसी को बेड नहीं अवेलेबल है और उसके सैचुरेशन 92% से कम है, तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में? हम स्टेरॉइड्स कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, दूसरा ऑक्सीजन दे सकते हैं, तीसरा प्रोन पोजीशन कर सकते हैं, उल्टा लिटा के प्रोन पोजीशन कर सकते हैं बीच बीच में, चौथा एंटीकोगुलेंट्स। इसमें एंटीकोगुलेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंटीकोगुलेंट्स वो दवाइयां होती हैं जो हमारे खून को मोटा नहीं होने देती, उसको पतला करके रखती हैं। इसमें ये पाया गया है बीमारी में वायरस के कारण सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ रहा है वो बेसिकली हमारी जो खून का प्रभाव है उसमें पड़ रहा है, और खून मोटा होकर रुक जाता है, थ्रोम्बोसिस बन जाता है जगह जगह, और वही थ्रोम्बोसिस जब लंग्स के अंदर रुकता है तो उसके कारण पैचेस आने लगते हैं लंग्स में, लंग्स अपना काम प्रॉपर कर नहीं पाता, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। तो एंटीकोगुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंटीकोगुलेशन से फायदा ये है कि अगर हम ये दे देंगे तो खून पतला रहेगा, नहीं बनेगा, थ्रोम्बस नहीं बनेगा, तो बीमारी के ठीक होने के चांसेस काफी गुना बढ़ जाते हैं। तो ऐसे जो मॉडरेट केसेस है जिनको बेड नहीं मिल रहा, अगर हमको कुछ और चीज अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा दें, स्टीरॉइड शुरू कर दें और एंटीकोगुलेशन शुरू कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो इन्होंने रिकमेंड नहीं किया है, एम्स ने नहीं रिकमेंड किया है, लेकिन अब मैं फिर वही बात है कि ये गाइडलाइंस में नहीं है रिकमेंडेड, लेकिन मतलब हर एक जने का अपना एक्सपीरियंस है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं केवल अपने एक्सपीरियंस की बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझको लगता है कि शुरू में हम लोग क्या करते हैं, हम ये देखते हैं आरटीपीसीआर की रिपोर्ट कितनी पॉजिटिव है। आरटीपीसीआर की जनरली एक वैल्यू आती है, आरटीपीसीआर जब हम कराते हैं जिसमें कोविड पॉजिटिव आता है कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, उसमें एक वैल्यू आती है। वो वैल्यू जितनी कम होगी उतना खतरनाक है, मतलब उतना वायरल लोड ज्यादा है। अगर वो वैल्यू 19 आ रही है या 17 आ रही है, 15 आ रही है, मतलब वायरल लोड ज्यादा है। अगर वो वैल्यू हमारी 25 आ रही है या 30 आ रही है, मतलब वायरल लोड हमारा कम है। तो जितना अधिक वायरल लोड है, अगर हम उसमें एंटी वायरल शुरू से शुरू कर देंगे, पहले से ही शुरू कर देंगे, तो वो बड़ा एडवांटेजियस रहता है। तो 18 साल से ऊपर के जनों में एक गोली आती है फेविपिरावीर की, तो फेविफ्लू की गोली है या फेविपिरावीर है, बहुत सारी कंपनीज की आती है वो, उसको अगर हम शुरू कर लें, जो मेरा एक्सपीरियंस है 18 साल से ज्यादा उम्र में ही दे सकते हैं। उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन, किसी का एसिड बढ़ा हुआ है तो उसमें हम नहीं शुरू करते, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो हम उसमें शुरू नहीं करते। इसलिए इंपॉर्टेंट है आप कंसल्ट करके करें। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि हम शुरू कर सकते नहीं कर सकते हैं। अगर वो शुरू कर देते हैं तो उससे ये देखा गया है कि वायरल लोड थोड़ा सा कम हो जाता है। जो वायरल लोड जो है वो 3 दिन के अंदर कम हो जाता है, जो नॉर्मली 7 दिन में कम होना शुरू होता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैं वो चीज और रिकमेंड करना चाहूंगा कि हम एंटीवायरल अगर शुरू से शुरू कर पाए जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो, पहली बात। दूसरी बात स्टीरॉइड, तीसरी बात ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और चौथी बात एंटीकोगुलेशन। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मॉडरेट बीमारी का पेशेंट है जिसको मॉडरेट डिजीज है, बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा के हम ये 4 चीजें अगर हम उनको शुरू से शुरू कर देंगे तो उनको चांसेस काफी हद तक रहेंगे कि वो रिकवर होने के चांसेस रहेंगे। मॉनिटर क्या करना है? मॉनिटर हमको वही करना है कि सांस ज्यादा तो नहीं फूलता जा रहा है, बीपी कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ तो नहीं रही है, जो एक्सरेज हैं वो खराब तो नहीं हो रहे। तो अगर हमारे बीमारी बढ़ रही है या हमको दिक्कत ज्यादा हो रही है तो हमको एक्सरे कराने की जरूरत है। अगर बीमारी ज्यादा नहीं हो रही है या हम इंप्रूव हो रहे हैं तो हमको रिपीट एक्सरे कराने की या सीटी कराने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि हम अपना सीटी करा लेते हैं। सीटी में निमोनिया के दाग आ जाते हैं, फिर हम दोबारा सीटी कराते हैं देखने के लिए वो दाग कम हुए नहीं हुए। सीटी जो है सीरियल सीटी रिकमेंडेड नहीं है। सीरियल सीटी से एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, रेडिएशन एक्सपोजर। तो मैं तो हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि आप सीटी अगर आप करा रहे हैं एक्सरे और करा लें, और हम फॉलोअप एक्सरे से कर सकते हैं। अगर एक्सरे में दाग कम होते आ रहे हैं, आपको क्लिनिकल इंप्रूवमेंट होता जा रहा है, तो हमको सीटी की दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है
कि 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक सीआरपी लेवल और एक डी डाइमर लेवल। अगर हमारे सीआरपी लेवल्स बढ़े हुए हैं, इसका नॉर्मल लिमिट 5 या उससे कम होती है, अगर हमारे सीआरपी लेवल्स बढ़े हुए हैं या हमारा डी डाइमर काफी ज्यादा रेज्ड है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं हमारी बीमारी की सिविरिटी ज्यादा है और हमको इन 2 दवाइयों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो हमको तुरंत शुरू कर देनी चाहिए, एक स्टेरॉइड और एक लो मॉलिक्यूलर हिपैरिन या फिर एंटीकोगुलेंट ड्रग्स आती हैं, वो हमको शुरू कर देनी चाहिए। फिर रही बात सीवियर बीमारी की, अगर बहुत ही ज्यादा सीवियर बीमारी हो गई फिर तो उसको फिर मशीनें लगानी पड़ती हैं, जिसमें नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन रहता है, बाईपैप मशीन बोलते हैं उसको, या वेंटिलेटर रहता है, वेंटिलेटर से कनेक्ट करके फिर वेंटिलेटर के थ्रू ऑक्सीजन दी जाती है उसको। फिर उसमें भी दवाइयां यही रहती हैं जो हम दवाइयां मॉडरेट डिजीज में शुरू करते हैं, स्टेरॉइड रहता है, एंटीकोगुलेशन रहता है, फिर हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं, फिर अच्छी एंटीबायोटिक्स देते हैं जिससे सेप्सिस ना हो, और फिर हम मॉनिटर करके देखते हैं कि भाई ये इंप्रूवमेंट आ रहा नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो दवाइयां हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है बीमारी के लिए, दवाइयां हमारे पास बहुत लिमिटेड है। और इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। पहली चीज, टेस्ट जल्दी कराएं जिससे हमको ये पता चल जाए कि हमारा वायरल लोड कितना है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ऑब्जर्व करके रखें कि हमारा सेचुरेशन कम तो नहीं हो रहा, फीवर हाइग्रेड लगातार परसिस्ट तो नहीं कर रहा। चौथी चीज, अगर एंटीवायरल का कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है शुरू में तो एंटीवायरल शुरू करेंगे तो फायदा रहेगा, वायरल लोड कम हो जाता है। ये मेरा कहना है, में नहीं है। फिर उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो हाई रिस्क है, मतलब किन पेशेंट्स में हमको बहुत ध्यान देना है कि भाई इनका बहुत ध्यान रखना है इन पेशेंट्स का। अगर हमारे घर में 60 साल के लोग हैं, किसी को बीमारी है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, शुगर वाले पेशेंट्स बड़े प्रोन होते हैं बीमारी के लिए, तो शुगर वाले पेशेंट्स को स्पेशली बहुत ध्यान रखना है। अगर वो बीमारी से ग्रस्त नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ग्रस्त हो गए तो ये बहुत चांसेस हैं कि उनको सीवियर डिजीज होगी। तो शुगर वाले पेशेंट्स को स्पेशली मैं कहना चाहूंगा अपना बहुत ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इम्यूनिटी को बना के रखें और अपनी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में करके रखें। अगर इंसुलिन लेना पड़ रहा है तो बिल्कुल रेगुलर लें। फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट है, लीवर डिजीज के पेशेंट है, कोई ट्रांसप्लांट हुआ है किसी का वो वाले पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, किसी को स्ट्रोक आया हुआ है, कोई बहुत ज्यादा मोटा है, ओबीस पेशेंट है, उन लोगों को अपना बहुत ध्यान रखना होगा और कोशिश करनी है कि जितना बचे रहे बीमारी से उतना उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ये नहीं कि आज मेरे बहुत नोन का फंक्शन है मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं, आपकी लाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है और हर आदमी ये चाहता है कि आपकी लाइफ सेफ रहे, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन पे विश कर दें वो चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दवाइयां हैं जिसका बहुत ज्यादा रैम्पेंट यूज हो रहा है और वो दवाइयां अवेलेबल नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 3 दवाइयां ऐसी हैं, रेमडेसिविर, टोक्लिजुमैब, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा, ये चीजें अवेलेबल ही नहीं हो पा रही हैं, इवन डॉक्टर्स को अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। मैं एक 3-4 मेडिकल जो कंपनीज हैं उनसे पूछा भाई फैबीफ्लू का किसी को जरूरत थी बहुत ज्यादा कि मिल पाएगा ये डोज, कह रहे सर पहले ही सब निकल चुकी हैं, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर आपको भी चाहिए मैं आपको भी नहीं दे सकता। ये स्थिति है। मैं अपने इंस्टीट्यूशन में पूछा कि भाई मेरे बहुत क्लोज नोन है, उनको क्या मैं एडमिट करा दूं, 20 बेड्स हैं हमारे यहाँ वेंटिलेटर, कह रहे सर पॉसिबल ही नहीं है, केवल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो हम सोच सकते हैं, आपके किसी रिलेटिव को ही तो हम नहीं सोच सकते। तो आप ये समझ लीजिए कि क्या ड्रास्टिक सिचुएशन है, हमको इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पैनिक नहीं होना है, कोशिश करनी है कि घर पे ही हम आइसोलेट करके कोशिश कर लें। केवल हमको रिस्क में, जो रिस्क जोन में जो पेशेंट्स हैं, जो ये वाले पेशेंट्स हैं रिस्क जोन में, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है जो मैंने आपको पहले बताया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको, और तीसरी चीज जो मॉनिटर करने वाला बताया कि माइल्ड डिजीज में क्या करेंगे, मॉडरेट डिजीज में क्या करेंगे अगर बेड नहीं मिलेगा, सीवियर डिजीज में हमारे पास ऑप्शन नहीं है एडमिशन के अलावा, वो चीजों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये वाली जो दवाइयां है जैसे रेमडेसिविर है, टोक्लिजुमैब है, कन्वलेसेंट प्लाज्मा है, अगर हम WHO की गाइडलाइंस देखें उन्होंने मना किया है तीनों को, उन्होंने कहा इनका कोई यूज नहीं है। उन्होंने जो स्टडीज किया उसमें पाया गया है कि जिन पेशेंट्स में हमने ये दवाइयां दी हैं उसमें और जिन पेशेंट्स में हमने ये दवाइयां नहीं दी हैं उसमें जो आउटकम है वो सेम रहा है। ऐसा नहीं कि मोर्टेलिटी कोई कम हो गई इन दवाइयों से, लेकिन फिर भी ये दवाइयां बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं और हमने भी देखा है हमारे यहाँ रेमडेसिविर यूज हो रही है पेशेंट्स में, भले ही रिकमेंडेड नहीं है, मुलाना में यूज हो रही है और पेशेंट इंप्रूव होता है। तो हमने ये देखा है कि ये दवाइयों का वर्क तो है क्योंकि एंटीवायरल दवाई है, रेमडेसिविर एंटीवायरल दवाई है, ये टोक्लिजुमैब जो है सेप्सिस को बहुत ज्यादा सीवियर इंफेक्शन हो गया, काउंट्स बहुत बढ़ गए हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं उसको, वो हो गया तो टोक्लिजुमैब यूज करते हैं। कन्वलेसेंट प्लाज्मा
अगर हम 7 दिन के अंदर अंदर यूज करें विद इन 7 डेज बीमारी के, तो बड़ा अच्छा रोल है कुछ पेशेंट्स में। कहीं ना कहीं ये जेनेटिक इनहेरिटेंस है जो पेशेंट का, जो ये डिटरमाइन कर रहा है कि वो पेशेंट कितनी सिविरिटी ऑफ डिजीज में जाएगा। इसीलिए कई लोग इस डिजीज को बहुत हल्के में ले लेते हैं और कई लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो ये हमारे हाथ में नहीं, हमको नहीं पता कि किस प्रॉब्लम में ज्यादा जाएगा। हाँ, हमको ये पता है कि ये वाले ग्रुप्स बड़े सीवियर हैं, इनको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे तो शायद हम बहुत ज्यादा हद तक इस बीमारी से बचे रहेंगे। यही मैं कहना चाह रहा था। एक चीज और है जो क्वेश्चन पूछा गया था कल कि प्रोन पोजीशन का क्या फायदा है। प्रोन पोजीशन में क्या होता है कि जो रिकमेंडेड है, अब रिकमेंडेशन आई हैं कि किसी को बीमार है, किसी का ऑक्सीजन सैचुरेशन भले ही अच्छा हो या किसी का ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा नहीं है, बिटवीन 92 to 96% चल रहा है, अदरवाइज वो ठीक है, उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो वो 30 मिनट तक अपने पेट के बल लेटे, 30 साइड में करके लेटे, एक साइड से राइट साइड से 30 मिनट लेफ्ट साइड लेटे, फिर 30 मिनट से 2 घंटे अपने पेट के बल लेटे और 30 मिनट से 2 घंटे थोड़ा बैठे। ये हर 2-2 घंटे बाद हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये रिकमेंडेड है, इसको प्रोन पोजीशंस भी बोलते हैं। और इससे देखा गया है कि प्रोन पोजीशन से क्या होता है कि थोड़ा सा वेंटिलेशन इंप्रूव हो जाता है। हमारे लंग्स के जो पीछे वाले हिस्से हैं जो जनरली दबे रहते हैं, ये वाले हिस्से जो जनरली दबे रहते हैं, उनको थोड़ा सा एक रास्ता मिल जाता है फैलने के लिए। तो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि आगे वाला हिस्सा का डैमेज्ड है और ये वाला डैमेज्ड है हिस्सा और ये वाले हमारे बचे हुए हैं, तो जो लंग्स में एयर आएगी वो इसको वेंटिलेट करेंगे और इसके कारण हमारा जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है कई बार इंप्रूव हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है प्रोन पोजीशन की और एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज और प्रोन पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं तो भी हम कोशिश करें कि थोड़ी बहुत अनुलोम विलोम या थोड़ा बहुत व्यायाम या थोड़ी बहुत वेंटिलेशन की एक्सरसाइज या प्रोन पोजीशन करेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद है। धन्यवाद। ये वो सिंको ब्रीथ है जो मैं आपको बता रहा था। नेबुलाइजर की जगह हम ले सकते हैं, केवल ये ढक्कन खोलना है। इसकी टेक्निक अवेलेबल है वेबसाइट पे सिप्ला की, और बस आपको केवल क्या करना है कि ये खोलना है, ये मुंह में रखना है वाला पार्ट, और लंबी सांस खींचेंगे तो अपने आप इसमें से, ये प्रीफिल्ड है इसमें दवाई, अपने आप दवाई निकल के लंग्स में जाएगी और कुल्ला करना होता है बस। तो आप कहेंगे तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा वीडियो इसका। तो नेबुलाइजर को हम रिप्लेस कर सकते हैं कुछ केसेस में सिंको ब्रीथ से, जो ये ले सकें। कोई बहुत ही सिक है तो नेबुलाइजर ही लेना पड़ेगा। कोई बहुत सिक नहीं है जो आराम से खींच सकता है तो नेबुलाइजर की जरूरत नहीं है इतने सारे नेबुलाइजर्स लेने की, ये ले सकते हैं। इसमें 200 नहीं 400 माइक्रोग्राम रिकमेंडेड है। 2 पफ बीडी, मतलब 2 बार 400 माइक्रोग्राम, 2 पफ सुबह और 2 पफ शाम को, और कुल्ला करें। थैंक यू।